आलम भाई, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, आपने कुछ मुद्दों पर आवाज उठाई है, उस मुद्दों पर क्या अब तक कार्रवाई हुई, उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं सैयद हुसैन आलम नकवी मुंबई से। एक्चुअली हमने जो अल्पसंख्यक के महाराष्ट्र के चेयरमैन थे हाजी अरफात शेख जी, उनको हमने 2 कंप्लेनें दी थी। एक हमारे शिया अशनाशरी कब्रिस्तान मरीन लाइन्स और दूसरा हमारा एस ब्यूटी प्रोजेक्ट भिंडी बाजार। मैं एक एक मुद्दे पे आपसे जो बात करूंगा वो पेपर वर्क के साथ बात करूंगा और जो भी चीज रहेगी मेरे पास वो क्लियरिफिकेशन के साथ रहेगी। जब हमने 9/5/2019 को हाजी अरफात शेख, माननीय हाजी अरफात शेख जी को पत्र लिखा तो उन्होंने एक पत्र जारी किया, दी मुंबई ईरानी शिया अशनाशरी कब्रिस्तान। उन्होंने उनको एक सम्मन भेजा, वक्फ बोर्ड को एक सम्मन भेजा और जो अपना वार्ड पड़ता है, वार्ड के जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं उनको एक सम्मन भेजा। जिसके बाद वहां पे 2 ट्रस्टीज आए जिनका नाम था, एक का नाम था अली नमाजी और दूसरे का नाम था पाइंदे। और जो वक्फ बोर्ड ऑफिसर बन के वहां पे आया था, तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो वक्फ बोर्ड ऑफिसर ना होकर वो वक्फ बोर्ड प्यून था। जिसपे हमारे माननीय हाजी अरफात शेख जी ने उससे पूछा कि भाई आप जो है वक्फ बोर्ड में कौन सी पोस्ट के ऑफिसर हैं? तो उन्होंने कहा सर मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं प्यून हूं और मुझे अधिकारियों ने ये हेयरिंग अटेंड करने के लिए भेजा है। दूसरी चीज, जब ट्रस्टियों से कब्रिस्तान के मुद्दे पर लेकर बात हुई तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था ये बताने के लिए कि कब्रिस्तान बंद क्यों है। जब हमने उनसे ये पूछा गया कि भाई आपने कोई साहब के द्वारा कि आपने पुलिस में कोई कंप्लेन किया, तो उनकी तरफ से ना का जवाब आया। तो कहीं ना कहीं शिया ईरानी कब्रिस्तान के मुद्दे में ट्रस्टीज और वक्फ बोर्ड दोनों इन्वॉल्व होकर ये कार्य कर रहे हैं। ट्रस्टीज का ये कहना था कि भाई हमारी वहां पे 2-3 फैमिली ऐसी रह रही हैं जहां पे वहां लेडीज रहती है, अगर कोई कब्रिस्तान में जाता है तो वो अपने कपड़े फाड़ लेती है, छेड़छाड़ का उनके ऊपर चार्ज लगवा देती है, उनकी कंप्लेन कर देती है। तो डर के मारे वो कब्रिस्तान में जिनके वहां रिश्तेदार, भाई बहन, बेटी, माँ बाप दफन है, वो उनकी फातिया पढ़ने नहीं जा सकते। हमने उसके बाद ट्रस्टियों से बात किया तो ट्रस्टियों ने कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे वो निष्पक्ष मालूम पड़ता कि कब्रिस्तान बंद क्यों है। और इतने लंबे से कब्रिस्तान बंद है और सरकार की नॉलेज में नहीं है कि वो कब्रिस्तान बंद क्यों है। मैं खुद एक शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं, तो मैं दूसरों के साथ साथ मैं अपने भी कम्युनिटी का काम करूं, ये मुझ पे वाजिब है। जब हमने इस चीज के बारे में मुद्दे में हमने बात की तो हमें कोई भी वहां जवाब नहीं मिला। तो हमने वहां पे एक लेटर, अब क्या हुआ, सरकार जो है वो इलेक्शन हुए, उसके बाद वहां पर सरकार जो है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की मिलकर एक सरकार बनी और हमारा ये कार्य वहीं के वहीं रह गया। ये आगे हमने इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और हमारा वर्क यहीं रुक गया। फिर हमने 20 जनवरी 2020 को जो हमने ये लेटर है, जो केंद्रीय मंत्री जनाब अब्बास मुख्तार नकवी जी और दूसरे नेशनल कमीशन के चेयरमैन गैर हुसैन रिजवी जी को हमने पत्र भेज के इसके बारे में अवगत कराया। मैं आपको ये पत्र दिखाना चाहूंगा नेशनल कमीशन का, जो महाराष्ट्र कमीशन को एक पत्र जारी हुआ। ये तारीख है 25 फरवरी 2020 को और इसमें साफ साफ लफ्जों में लिखा है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो सही निर्णय है वो लिया जाए। उसके बाद हमने जो अल्पसंख्यक के महाराष्ट्र के मंत्री हैं जनाब नवाब मलिक जी, हमने उनको एक पत्र 7 तारीख को लिखा और एक पत्र लिखा हमने 13 तारीख को और हमने पूछा कि साहब ये ऐसे ऐसे सेंट्रल से लेटर आया है, इसमें क्या हुआ? तो वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जवाब नहीं आया। तो ये मेरे पास आरटीआई के पेपर हैं, आरटीआई के पेपर हैं, इस आरटीआई के द्वारा भी हमको कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमने उनको फर्स्ट अपील डाला जिसमें मुझे मंत्रालय से 2 से 3 बार ये मंत्रालय के लेटर आए हुए हैं। ये आप देखिए, ये सब मुझे मंत्रालय से लेटर आए हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये क्या लेटर है, क्या जवाब आया था उस पे? नहीं, इन्होंने एक टाइमिंग दिया था कि भाई आपकी एक हेयरिंग का टाइमिंग है 11 बजे। अल्पसंख्यक मंत्रालय में जो नवाब मलिक जी का डिपार्टमेंट है उसके अंदर हमारी हेयरिंग हुआ। 2 बार तो हमें मंत्रालय के ही जो डिपार्टमेंट के अधिकारी थे वो उन्होंने हेयरिंग अटेंड किया और तीसरी हेयरिंग के अंदर जो हमें तीसरी बार बुलाया गया उसमें महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड के जो सीईओ थे अनीश शेख जी, उनको बुलाया गया
और उनसे पूछा गया कि भाई ये जो सेंट्रल से लेटर आया हुआ है इसमें आपने क्या कार्रवाई की, तो अनीश शेख जी थोड़ा मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद उन्होंने कोई मुझे निष्पक्ष जवाब नहीं दिया। तो मुझे उनकी बात से पूरा अंदाजा हो गया कि महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी बचाने में वक्फ बोर्ड सीईओ, वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट और अल्पसंख्यक मंत्रालय कितनी उनकी कैपेसिटी और कितनी उनकी मानसिकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो हमारे ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है इनको नुकसान किया जा रहा है, इन्हें डेमोलिश किया जा रहा है, इन्हें कैप्चर किया जा रहा है और डिपार्टमेंट की तरफ से इन पे कोई कार्रवाई नहीं। वो हेयरिंग के बाद हम वापस आ गए। हमारा अभी मैं केंद्र सरकार से ये हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं और हमारे केंद्रीय मंत्री जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी से निवेदन करता हूं कि इसमें एक सीबीआई जांच के आदेश दिए जाए। सीबीआई जांच के साथ साथ इसमें एक एसआईटी गठित हो जिसकी निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच के साथ साथ इसमें कहां वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को कैप्चर किया गया है, कहां उन्हें डेमोलिश किया गया है, कहां उन्हें अपने अंडरटेकिंग में लिया गया है, ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज अल्पसंख्यक मंत्रालय का काम जो नवाब मलिक जी द्वारा देखा जा रहा है, जिसके वो मंत्री हैं, उनके द्वारा कोई भी अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का काम नहीं हुआ है। क्योंकि आज कोविड-19 के अंदर पूरा देश पूरी दुनिया परेशान थी। आज सरकार को 2.5 से 3 साल हो गए हैं। इन्होंने ना तो वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो पुराने जो रिटायर सीईओ थे उनको वापस लाने का काम किया। दूसरी चीज जो महाराष्ट्र आयोग है अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट, उसका चेयरमैन भरने का काम नहीं किया, उसकी सीट खाली पड़ी है। तीसरा जो मौलाना आजाद एजुकेशन है उसके चेयरमैन की सीट नहीं भरी है इनके द्वारा। तीसरा हज कमेटी के जो चेयरमैन है उसकी सीट नहीं भरी गई है इनके द्वारा। चौथा जो उर्दू एकेडमी है उसकी कोई सीट नहीं भरी गई है इनके द्वारा। तो अल्पसंख्यक अपने मुद्दे, अपनी समस्या, अपनी तकलीफें लेके किसके पास जाए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और आपको भी मालूम होगा कि सिर्फ नवाब मलिक जी द्वारा सिर्फ एक ही मुद्दे को देखा जा रहा है, जो ड्रग्स माफिया या ड्रग्स डिपार्टमेंट से जो भी रिलेटेड है वो उसको ही देख रहे हैं, ना कि अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। और जब तक एक अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट को एक ऐसा मंत्री दिया जाए जो अल्पसंख्यक के मुद्दों पे, उनकी समस्याओं पे काम कर सके। अल्पसंख्यक में जो है बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं और मुस्लिम आते हैं। आज जब मंत्रालय के द्वारा कोई भी डिपार्टमेंट पे उनका अध्यक्ष या चेयरमैन नहीं बैठा है तो वो अपने मुद्दे लेके कहां जाए। दूसरी चीज मैं आपको आता हूं फिर एसबीयूटी प्रोजेक्ट को। आप एसबीयूटी प्रोजेक्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे लोड कीजिए। सारी शिकायतें, आदमियों की तकलीफें, जो भी वहां पे एक्टिविटीज हो रही है उसके बारे में उसमें सब अपलोड है, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर कितनी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है इसका हम बहुत जल्दी सीएस नंबर के साथ खुलासा करेंगे। दूसरी चीज जो वहां पे मस्जिद हैं, इमामबाड़े हैं, जो वक्फ बोर्ड रेसिडेंशियल बिल्डिंगें हैं, जो दरगाहें हैं, उनको बड़ी रहमी के साथ जो है वो डेमोलिश करा जा रहा है, कैप्चर किया जा रहा है, उसको अंडरटेकिंग में लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा इसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि एसबीयूटी ने जितने भी कानून है उसको ताक पे रखने का काम किया है। वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम कर रहे हैं। उनको किसी भी डिपार्टमेंट में जाके उनकी कंप्लेन दीजिए, उनकी कहीं आदमी का कंप्लेनर की कहीं सुनवाई नहीं। अभी मैं केंद्र सरकार से फिर हाथ जोड़ के आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, और ना जाने फिर महाराष्ट्र मुंबई में कितनी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी, जिसका मैं खुद खुलासा करूंगा और खुद मैं बताऊंगा सीएस नंबर के साथ कि ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है और वहाँ ऑनरशिप बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उसमें मॉल बने हुए हैं, उसे बड़ी रहमी से कैप्चर करने का काम किया जा रहा है। आज केंद्र सरकार का जो माध्यम से बताया गया है कि वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टियों को, हमारी लैंग्वेज में मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि क्या है, कि वो हमें किसी भी हालत पे रिकवरी करी जाएगी और उन पर सरकारी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो मैं केंद्र सरकार से ही निवेदन करूंगा कि इसके अंदर सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएं और वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टियों को बचाया जाए। दूसरी चीज आप देखिए, अभी जाते जाते आप जेजे हॉस्पिटल के रोड से निकलिए, एसबीयूटी द्वारा एक आरएमसी प्लांट लगाया जा रहा है, नया आरएमसी प्लांट, जबकि मुंबई सिटी के अंदर कहीं भी आरएमसी प्लांट लगा हुआ नहीं है। जो लगे हुए थे या तो वो बंबई से बाहर शिफ्ट हो गए या वो बंद हो गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र के जो यहाँ पे रूल्स ऑफ रेगुलेशन है उसको इन लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो ये आरएमसी प्लांट लगेगा, ये आने वाले समय में पूरे दक्षिण मुंबई में जहर घोलने का काम करेगा। वहां पे देखिए, आज वर्ल्ड का सबसे फेमस अस्पताल जेजे हॉस्पिटल, दूसरा सबसे ज्यादा पब्लिक की कम्युनिटी या सबसे ज्यादा पब्लिक की जो वहां पे रहन सहन है उसका ये साउथ मुंबई एरिया है। यहाँ पे होटलें हैं, सीनियर सिटीजन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं,
जो आजू बाजू में रेसिडेंशियल है उनको आने वाले समय में जहर घोलने का काम एसबीटी द्वारा किया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि हम अकेले को नहीं, हमें सबको मिलके, जितने भी साउथ मुंबई या मुंबई वासी है, इन्हें सबको मिलके एक साथ आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि अभी तो किसी को यह भी नहीं मालूम है कि ये चीज लग क्या रही है। कोई बोलता है पानी का टैंक लग रहा है, कोई बोलता है कुछ लग रहा है, लेकिन ये आरएमसी प्लांट जो होता है, जो रेडी मिक्स कंक्रीट होती है, ये उसका प्लांट है। और आप देखिए बिल्कुल रोड से फुटपाथ टच इन लोग ने लगाया है। इसका पॉल्यूशन ब्रिज के ऊपर जाएगा, घरों के अंदर जाएगा, होटलों के खाने में जाएगा, अस्पताल में जो पेशेंट हैं उनके में जाएगा ये। तो आने वाले कहीं ना कहीं समय में इन्होंने पूरा साउथ मुंबई को जहर देने का काम शुरू कर दिया है। आज यही प्रोजेक्ट के अंदर आप वर्ल्ड फेमस चोर बाजार और एंटीक बाजार इसी के अंदर है, वो जो एसबीटी प्रोजेक्ट के अंदर है, जो जुम्मा बाजार और संडे बाजार के नाम से फेमस था, जिसमें लाखों आदमी फुटपाथ के ऊपर अपना धंधा लगाकर अपने घरों का पालन पोषण करते थे। लेकिन आने वाले समय में वो भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जब वहां पे सब सिस्टम के हिसाब से ही काम होगा तो इन्हें फिर कहाँ रहने दिया जाएगा। कल चोर बाजार खत्म हो जाएगा, एंटीक बाजार खत्म हो जाएगा, तो जो वर्ल्ड के अंदर हमारी मुंबई सिटी का जो फेमस जगह थी उसको खत्म करने का काम एसबीटी ने किया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।